कहते हैं कि जब आपका इतिहास समृद्ध होता है, आपका इतिहास शक्तिशाली और गौरवशाली होता है, तो आपका वर्तमान अपने आप मजबूत हो जाता है और भविष्य बहुत सुदृढ़ होता है। हम जिस जिले में मौजूद हैं, क्या वहां भी ये बात लागू होती है? क्योंकि जिस जगह पर, जिस जिले में हम मौजूद हैं, वहां तिलका मांझी का अमर आप कहें शौर्य जो है, उसकी गाथा, उसका इतिहास यहां से जुड़ा हुआ है। जहां सिल्क उद्योग की ऐसी विरासत, ऐसा बड़ा स्तंभ है कि जिसे अगर मजबूती से रखा जाए तो शायद हमारा भविष्य इतना सुदृढ़ हो जाए जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जहां की मिट्टी को गंगा का जल छूता है, गंगा का पानी छूता है, और जहां पर विक्रमशिला का गौरवशाली इतिहास जुड़ा हो। अब सोचिए हम किस जिले की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले की। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भागलपुर जिले की धरती पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। ग्राउंड जीरो से करेंगे बात बेबाक। और इससे पहले हम तमाम मेहमानों का परिचय करा देते हैं कि चर्चा किन से हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय सिन्हा जुड़े हैं, जिनका स्वागत है इस खास पेशकश में। आरजेडी से चक्रपाणी हिमांशु हमारे साथ हैं, बीजेपी से अजफर शमशी साहब हैं, और राजेश वर्मा एलजेपी से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। भागलपुर की विरासत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सुदृढ़ है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। क्या भागलपुर उस सुदृढ़ विरासत को, उस इतिहास को संभाल कर रख पाया है? भागलपुर जो सुदृढ़ बिहार है, भागलपुर है, आज तक सिर्फ कांग्रेस ही इसकी सेवा किया है और कांग्रेस के ही समय में कुछ देखने को मिला है। वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं ऐसा दिखाया है। जो भी बड़ा बड़ा काम हुआ है वो कांग्रेस में हुआ है, और इसके आगे तो आप और लोगों से पूछिए, लेकिन कांग्रेस ने जो किया है वो आपके सामने। आपके पास एक लाइन से ज्यादा कहने को कुछ है नहीं क्या? एकदम नहीं है, कांग्रेस ने किया है ये काम। आपने कहा इससे आगे लोगों से पूछिए। आपके पास कहने को कुछ नहीं था शायद भागलपुर में। आप एक चीज बताइए। हाँ। कि कांग्रेस के सरकार ने, हाँ। जिस समय कांग्रेस बिहार में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं अभी आपकी कांग्रेस सरकार का या किसी का बखान या गुणगान नहीं कर रहा। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि जो विरासत हमें मिली हमारे पूर्वजों से, क्या उसे हमने संभाल कर एक गौरवशाली भविष्य देने का जो हमने सपना सोचा होगा उसको पूरा करने की तरफ बढ़े हैं? कांग्रेस हमेशा यही सपना लेके चला है और इसी सपने को कायम करने के लिए हमेशा काम करती है। शमशी साहब, पहले मैं सबसे एक छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। आप बताइए जरा, भागलपुर आप कहां पाते हैं? अपने गौरवशाली इतिहास की तुलना में भागलपुर को वर्तमान में कहां पाते हैं? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। माइक उठाकर, और मैं चाहूंगा कि सारे मेहमान प्लीज माइक उठाकर ही रखें, वरना ऐसा लगता है कि शायद बोलने को बहुत कुछ आपके पास है नहीं। बताइए। फर्क बहुत साफ है। हाँ। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कल्चर की पार्टियों का इतिहास सामने रहा है, और किस दुर्दशा में 15 साल पहले, या जब कांग्रेस की हुकूमत बिहार में भी थी, तो इनके 29 साल के शासन में 23 मुख्यमंत्री बदले, और मुझे लगता है कि जगन्नाथ मिश्रा जी सबसे ज्यादा 2.25 साल रहे। तो कांग्रेस तो अभी पिछलगुआ है, इसके पास कुछ नहीं है। और जहां तक भागलपुर का सवाल है, जो इन लोगों ने चौपट कर दिया था कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां, यानी 15 साल पहले, उसके वैभव को बचाने के लिए एनडीए की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार की एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी ने जिस प्रकार से विक्रमशिला सेतु को समानांतर पुल के लिए किया, सुपर स्पेशल के लिए जो है यहाँ बेहतरीन हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, और खास करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि जो सिल्क उद्योग है जो मृत प्राय था, और इस सिल्क उद्योग में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे सिल्क उद्योग को इसका भट्टा बैठा दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको 24 घंटा बिजली देकर, बहुत सारी चीजें होंगी कहने को। आरजेडी अभिषेक जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भागलपुर है, आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रिया। जिस तिलका मांझी के ऐतिहासिक धरोहर की बात आपने की है, पहले भागलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हटा करके तिलका मांझी करने का काम किया है। दूसरा सवाल, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के सवाल पर है, मैं आपको कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल बराबर लगातार विधानसभा, सड़क और सदन तक
विक्रमशिला का जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, जो पुराना धरोहर है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। जब ऐतिहासिक भूमि है, मतलब आपको लगता है कि भागलपुर शायद तरक्की की राह पर उतना नहीं बढ़ा? सर एक मिनट सर, सुना जाए सर। भागलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर विकास कैसे होता, 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, वो पैसा किसका था? भागलपुर से मिर्जा चौकी रोड, वो आज स्थिति क्यों बनी है? यहाँ का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भागलपुर में एम्स की स्थापना क्यों नहीं हुए? भागलपुर में दिग्गज नेता रहते हुए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना? अभी आपके पास बहुत कुछ मौका मिलेगा कहने को, अभी बखान करने को और भी बहुत कुछ है। एलजेपी से हम सवाल लेते हैं राजेश वर्मा जी। विकास का पैसा सृजन के माध्यम से ठीक है, गरीबों का पैसा खाया है और छोटे लोगों को पकड़ करके जेल भेजा है। और नीतीश जी और सुशील मोदी जी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ये दोनों को जेल में रहना चाहिए। वर्मा जी, आप यहाँ के डिप्टी मेयर भी हैं और आप कैंडिडेट भी हैं, आप बताइए कि भागलपुर को वर्तमान स्थिति में वर्तमान में कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने भागलपुर का परिचय दिया जितनी खूबसूरती से, और वास्तविकता से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। सब लोगों ने अपने अपने पार्टी का बखान किया कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किया या हमने वो काम कराया, लेकिन आज जो वास्तविकता है वो ये है कि भागलपुर शहर अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। अभी लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। अभी वेंडर्स जो फुटकर विक्रेता हैं, जो सड़क पर बैठते हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी और डंडा चलाया जाता है। जिस भागलपुर शहर की पहचान सिल्क सिटी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, आज उन बुनकरों की स्थिति क्या है एक बार जाकर देखने की आवश्यकता है। आज वही बुनकर समाज जिसको सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता थी, उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, और उसी तरफ सरकार ने उनके ऊपर कमर्शियल टैक्स लादने का काम किया, रेसिडेंशियल टैक्स हटाकर उनके ऊपर बिजली के लिए टैक्स लादने का, अन्य कई तरीके का टैक्स लादने का काम किया। तो आप किस क्षेत्र में भागलपुर को आज के डेट में विकास के रूप में डेवलप देखना चाहते हैं, मुझे समझ में आता है। और दूसरी बात, मैं एक प्रमुखता से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस शहर के लोग मूलभूत समस्या सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां पर सरकार के अभी जो भी हमारे वर्तमान विधायक हैं या जो बनने की इच्छा रखने वाले बाकी लोग हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं, उनके एजेंडा को देखिए। वो मूलभूत समस्याओं पर बात नहीं कर रहे हैं, धरातल पर बात नहीं। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम एरोप्लेन यहां से उड़ाएंगे, हम यहाँ आएंगे तो हम हवाई सेवा यहाँ से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ जो भागलपुर के लोग हैं, देखिए भागलपुर के लोग जो हैं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। देखिए, मैं शुरू में ही सबसे गुजारिश करता हूं, नारेबाजी बिल्कुल मत कीजिए, जनता बनकर सवाल पूछिएगा, ये सारे लोग जवाब देंगे। कार्यकर्ता बनकर सवाल पूछेंगे, ये कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास ये बहाना होगा कहने को कि अरे ये विरोधी दल वाले हैं, इनकी बात। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी ताकत तब है जब आप जनता बनकर सवाल पूछें, ये जवाब देने पर मजबूर होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों। इसलिए जनता बनकर। और दूसरी बात, मैं अपनी जगह से कहूंगा और आप लोग अपनी जगह से ही बोलेंगे, बाकी मैं सबके पास माइक लेकर आऊंगा तभी आपकी आवाज जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बार जोर से पूछ रहा हूं सबसे, क्या हाल है भागलपुर? बहुत ढीली आवाज, क्या हाल है भागलपुर? और जोर से, क्या हाल है भागलपुर? चलिए पहले एक बार देखना चाहते हैं, एक बार जिनको लग रहा है अच्छा है सिर्फ वो बोलेंगे, बुरे वाले नहीं। क्या हाल है भागलपुर? और बुरे वाले अब जरा बुरा हाल है वो बोलिए, क्या हाल है भागलपुर? अच्छे वाले की आवाज ही नहीं आ रही है। ये सारे सियासी दलों को सोचना होगा कि अच्छा हाल किसी का भागलपुर में नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहले बताइए, क्या मुद्दा है भागलपुर में आपके लिए? यहाँ पर जो है जितना पैसा आना चाहिए विकास के लिए वो तो सब सृजन में चला गया, तो विकास होगा ही नहीं, तो यहाँ विकास झलकेगा कहाँ? पैसा रहेगा तब तो विकास नहीं हो रहा है। एक पैसा विकास कहाँ से होगा? सब चोर में लगल है, चोरी करने में लगल है। आप बताइए, क्या मुद्दा है आपके लिए? ये सृजन घोटाला का मुद्दा, यहाँ क्या काम करेगा? कुछ नहीं कर रहा है, टोटल पैसा सृजन में चला गया। कौन काम करेगा आपके हिसाब से? ये तो नया सरकार बनेगा तभी तो काम होगा। सरकार बदल देनी है, ये लोगों का कहना है। चलिए बताइएगा, मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा है सर कि स्मार्ट सिटी का पैसा आया है, 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। पैसा जो है ना, मतलब बेकार है ऐसा। शमशी साहब, ये स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? ये एक बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी कहीं नजर आती है क्या भागलपुर में?
देखिए, केंद्र की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार लगातार विकास और डेवलपमेंट का काम कर रही ठीक है। चाहे भागलपुर से पटना जाने का मामला हो, 15 साल पहले 10 घंटे लगते थे, अब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। अरे सृजन घोटाला पर भी बोलेंगे, आप क्यों चिंता ठीक कर है, रहे ठीक हैं? है। आप बीच में मत बोलिए, जवाब बीच में मत बोलिए, जवाब सुनिए, बीच में मत जवाब बोलिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए। तो आज क्या है कि पूरी कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर हुई है, नंबर 1। और नंबर टू ये है कि पहले लालटेन था, डिबरी लोग था। कहते हैं कि यहाँ से आप पीरपैंती चले जाइए, कहलगांव चले जाइए तो घंटों लग जाते हैं। 4 लाइन अब हो गया है, मुंगेर से पीरपैंती का हो रहा है, मुंगेर से पीरपैंती 4 लाइन हो रहा है। और लालटेन युग से अब एलईडी युग हो गया है। इन लोगों को लालटेन युग से आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। अभिषेक जी, ये सुनिए पहले, आप उनको चुप कराकर सोचेंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार न्याय के साथ विकास के लिए आया था। और परसों शहर में 4 हत्या हुई, आज कोरोना से 6 आदमी की हत्या हुई। ये सरकार नहीं, कोरोना से मौत हुई, हत्या नहीं। मौत हुई। मौत और हत्या भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, मौत और हत्या भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, मौत की बात करें, आरजेडी में तो एफआईआर नहीं होता था, आरजेडी में तो एफआईआर नहीं होता था, आरजेडी में 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 एफआईआर नहीं होता था, एफआईआर नहीं होता था आरजेडी में, आरजेडी में एफआईआर तक नहीं होता था, कोरोना एफआईआर तक। चलिए कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं, कुछ और तरफ से बताइए क्या मुद्दा है आपके लिए? इनका कोई मेरा सवाल शमसी जी से है, मेरा सवाल शमसी जी से है। आपकी पार्टी ये कहती है कि हम सब कौम को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन वो मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं? चलिए, मुझे लगता है कि धार्मिक मुद्दा मत बनाइए। मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एसएससी की बहाली आई 2014 अभी में, केरल के गवर्नर का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर से कैंसिल हो गया। मेंस का डेट दिया गया कब? जब चुनाव आया। और मेंस के डेट में बिहार, यानी आपको लगता है रिजल्ट लेकर? सर, बिहार के दरोगा में भी सेम डेट दिया गया। इतना तो जाहिल बैठा हुआ नहीं है कि सेम 2 एग्जाम एक ही डेट में लिया जा रहा है। उस पर सर, अभी सुशासन बाबू, ये लोग कह रहे हैं सुशासन बाबू है। अभी यहाँ से 14 किलोमीटर मेरा गांव है, मोदीपुर गांव पड़ता है जगदीशपुर थाना में। चलिए 200 ट्रक 200 ट्रैक्टर आपको बालू दिखाएंगे, 2 थाना गाड़ी वहाँ लगी रही। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने देखा है शमशी साहब। हो गया। कैसे कह रहे हैं सर? मुझे लग रहा है शमशी साहब, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हर जिले में मैं जा रहा हूँ दिख रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, या फिर विकास, औद्योगिकीकरण जो है, ये किसी भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन वो नहीं हो पाया बिहार में। और बिहार में भागलपुर में तो सिल्क उद्योग जो है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत तरक्की की राह पर है। नहीं तो लगता है कि आप पूरी तरह से सिल्क उद्योग नहीं गए हैं। वो जो सिल्क उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री हो गया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, और उसके लिए ये जरूरी था। अरे सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए। और सवाल ये, अरे बात 24 घंटा बिजली रहने लगी, 24 घंटा बिजली रहने लगी, 24 घंटा बिजली रहने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, 24 घंटा बिजली रहने लगी। अरे उनसे जवाब तो लीजिए, उनसे जवाब ले लीजिए, उनसे जवाब ले लीजिए। बिजली पहले बिजली नहीं रहता था, अब बिजली से इंडस्ट्री चलती है, उद्योग चलता है, सरकारी संस्थानों को। आप डिबरी में थे, आप डिबरी में थे। एक बहुत साधारण सा, शमशी साहब, एक बहुत साधारण सा, 1 मिनट सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, ये बहस करके मामले को भटकाई नहीं। बहुत साधारण सा सवाल इस युवा ने पूछा है, युवक ने, कि परीक्षा, अगर 2 परीक्षा की एक डेट पड़ जाए तो क्या ये समझ नहीं है कि परीक्षा की डेट एक नहीं पड़नी चाहिए? ये इन्होंने, देखिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, मैं दे देता हूँ। हाँ तो सुनिए, देखिए, ऐसा है, इस सरकार ने तो ऑनलाइन के द्वारा, जब कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा था, उसमें भी इस सरकार ने, ठीक है, आपने ये मानते हैं कि कहीं गलती कुछ हुई इसमें, क्लासेस हुआ, और परीक्षा की तिथि एक पड़ गई। परीक्षा के मामले में भी, परीक्षा के मामले घटना है सर, ये गाँव गाँव में बच्चा पढ़ रहा है, गाँव गाँव बहाली बंद है,
ठीक है, कुछ और सवाल यहाँ पे। शहर का अगर प्लीज नारेबाजी मत कीजिए, शोर मत मचाइए। देखिए शोर मचा के कोई फायदा नहीं है, शोर मचा के कोई फायदा नहीं है। मैं सवाल लेने खुद शहर का अगर विकास हुआ है तो वो डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के द्वारा हुआ है। और जो भी विकास अभी नजर आ रहा है वो राजेश वर्मा का देन है। हर घर में जाके वो विकास का काम कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले में अपने से जाते हैं। ये अगर कोई बोल रहा है कि विकास नहीं हुआ तो गलत है। राजेश वर्मा ने शहर का विकास किया है। चलिए ठीक है, ठीक है। सवाल मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूं और भाजपा वाले से कि भैया राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है भाजपा वालों की, और आप बार बार आते हैं कहते हैं बूढ़ानाथ पुल बनाएंगे। तो आपको कितना बार विधायक बनाया जाए ताकि बूढ़ानाथ पुल बन जाएगा? पिछले बार भी आप आए थे तो कहा था कि जीतेंगे तो बूढ़ानाथ पुल बनाएंगे, फिर आए हैं। फिर बताइए बताइए, एक मिनट। हाँ जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सुनिए एक बार जवाब। भोलानाथ पुल, जवाब लीजिए। अरे जवाब लीजिए, भोलानाथ पुल, आपस में बात कर लीजिए। तो वो जवाब क्या? भोलानाथ पुल माननीय विधायक जी ने, बताइए। विधायक जी ने विधानसभा में 8 प्रश्न किए, उसका जवाब यही आया। जवाब लेंगे या नहीं लेंगे, या जवाब नहीं लेना है तो कह दीजिए कि जवाब नहीं चाहिए। सर भोलानाथ पुल, आप रुकिए उनको जवाब दें। भोलानाथ पुल के विषय में माननीय विधायक जी ने विधानसभा में 5 बार प्रश्न किया, मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया, भारत सरकार से भी नो ऑब्जेक्शन आ गया, लेकिन यह मामला योजना शाखा में पड़ा हुआ है। इस्तीफा तुम कौन मांगने वाले हो? तुम मांगने वाले कौन हो? अरे तुम लोग तो किसी आदमी विधायक हो। सर विधायक जी से हमारा सवाल है कि आप कह दीजिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह के समय बताएगा, समय अभिषेक जी, अभिषेक जी क्या कर रहे हैं? जब मैंने पहले ही कहा कि मैं सबके पास आऊंगा सवाल। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ, एक मिनट मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक मिनट खाली मैं अपनी बात। अभी अभिषेक जी अभी आपने पूरे शहर, तो आपको अगर लगता है कि आपके नेताजी सक्षम नहीं है जवाब देने में तो आप ही खड़े हो जाइए, उनको साइड में कर देते हैं। आप ही दे लीजिए जवाब। एक मिनट अभिषेक जी, अरे आपके नेता खड़े हैं तो सुनिए उनको। अभिषेक जी सुन लीजिए नेता को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हाँ तो सुनिए। अभिषेक जी, आपके पास भी आएंगे मुद्दा लेकर। हाँ आपके पास अभिषेक जी, हाँ बताइए। अभी आपने इस कार्यक्रम की जब आपने शुरुआत की तो आपने कहा भागलपुर का क्या हाल। बिल्कुल हाँ। बेहाल सब कह रहे थे एक सुर में। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों लोग हैं और दोनों के मुंह से एक ही सुर था कि भागलपुर का हाल बेहाल है। ठीक है। तो इस बात को हम में से कोई जनप्रतिनिधि बोलता है कि बहुत बेहतर हाल है तो झूठ बोलता है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। पहली बात, जब आपके बीच में जनता कह रही है कि शहर का हाल बेहाल है तो हम में से कोई भी ये बात बोलता है कि सारी सड़कें बढ़िया हैं, पुल बढ़िया है, नाला बढ़िया है, तो झूठ बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। दूसरी बात, अभी स्थानीय विधायक के बारे में उन्होंने कहा है। मैंने पूरे बिहार के बारे में नहीं कहा है। स्थानीय विधायक के बारे में आप इंटरप्रेट वो मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अभिषेक जी, अबे रुकिए भाई साहब, अभिषेक जी, मैं यहाँ खड़े किसी भी लोगों का मैं यहाँ खड़े किसी भी लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात को पहले पूरी समझने की आवश्यकता है। मेरा ये कहना कि मैं खुद डिप्टी मेयर 3 साल से हूँ। इस बात को समझे कि क्यों नहीं प्रदेश में विकास हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता जनता को भी है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुखिया को भी है कि आप अपने तरफ से हर घर जल के नल की योजना को मार्च 2020 तक पूरा करने की घोषणा करते हैं। और आज 1 से लेकर 51 वार्ड तक कई ऐसे महिलाएं हैं, औरतें हैं जो मीलों दूर जाकर पानी लेकर आती है, बाल्टी भर भर कर, डब्बा भर भर कर। मेरा ये कहना है, आप विकल्प देने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं विकल्प देने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय यदि धरातल पर नहीं उतर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में अफसरशाही हावी है। आपसे पूरे प्रदेश में अफसरशाही हावी है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, उसके बाद फिर हमारी चर्चा जारी रहेगी और यहाँ की जनता ही सवाल पूछेगी, जवाब ये नेता देंगे। एक छोटा सा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बात बेबाक में। और इस वक्त हम भागलपुर की धरती पर मौजूद हैं। छोटा छोटा सवाल सबसे लेंगे। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग। सत्ता पक्ष से है सवाल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सत्ता पक्ष ने क्या किया है? ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई और सवाल है किसी का? चलिए मैं कुछ और सवाल ले लेता हूं फटाफट एजुकेशन से रिलेटेड। जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी से कि इन्होंने पिछले चुनाव में एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन सर मैं यहाँ पर रूलिंग पार्टी के जो भी हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। वो ये है कि बिहार का जो प्राइमरी डायरेक्टर है वो लेटर निकालने का काम करते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्कूल हैं वो कोई भी जो है अभिभावकों से उनके बच्चे का फी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी बिहार में फीस ली जाती है। छोटा सा सवाल हो गया। एक मिनट। हाँ बताइए। हाँ ठीक है। सबसे पहले अभिषेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली बार इस पूरे क्षेत्र में मैं पहली बार जी बिहार झारखंड का इस भागलपुर की धरती पर इतने अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ। मेरा सवाल इस एजुकेशन सिस्टम से, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से है कि किस प्रकार यहाँ के एजुकेशन पूरे भागलपुर में करीबतः पूरे बिहार का यह उपनगर माना जाता है, दूसरे स्थान पर है आईएएस और आईपीएस देने वाला। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यहाँ के लोकेलिटी के कारण यहाँ के नेतागण जो है अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर पाए एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हो गया एजुकेशन सिस्टम का। और कोई सवाल एजुकेशन से रिलेटेड? जी यही कोरोना काल में जो है गार्जियन को कितना परेशानी और आज सब स्कूल फीस वसूल रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए शमशी साहब। एक मिनट शमशी साहब जवाब दीजिए कि यहाँ पर कहा गया था कि सरकार की तरफ से फीस माफ करने के लिए कहा गया था कि भाई सभी प्राइवेट स्कूल फीस माफ कर दें, लेकिन नहीं हुआ। क्या इस पर सरकार ने कभी संज्ञान लेने की कोशिश की? देखिए एनडीए की सरकार संख्यात्मक शिक्षा के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा का भी विकास कर रही है। ठीक है। पहले क्या था कि पहले तो बच्चे ही नहीं आते थे स्कूल में। ठीक है। और अगर छत नहीं था, इस सरकार ने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मुझे उस मुद्दे को बताइए। ये कह रहे हैं कि फीस वसूली जारी है, तो आप उस पर कुछ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अरे एक मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर और सवाल ये पहले से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? सरकार ने बोला ना भाई, सरकार ने बोला ना कि फीस लोगों का मुद्दा जो है उसी पर फोकस करिए ना। सरकार ने तो कहा, सरकार ने चिट्ठी निर्गत की ना भाई कि प्राइवेट स्कूल भी जो है वो फीस को माफ करे। देखिए अलग सवाल थे। दो सवाल। फीस माफ करने के लिए कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल ने सरकार के आदेश की अनदेखी कैसे कर दी? अनदेखी नहीं सर, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी शिक्षक काम करते हैं। उनकी प्रबंध समिति है। उन्होंने इस पर भी पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के आलोक में पुनर्विचार नहीं हुआ है। जी हमारा सवाल जो है राजेश भैया से है। हम चाहते हैं कि वो एक युवा है राजेश भैया, हम चाहते हैं कि वो जो है एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे वो आने के बाद। चलिए शमशी साहब जवाब दे रहे थे, राजेश जी जवाब दीजिए। एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी टीचर्स नहीं है। टीचर्स की भर्ती हो गई लेकिन क्वालिटी टीचर्स नहीं है। बताइए। देखिए मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि इस बात को शमशी साहब को भी पूरे दिल पर हाथ रख के कबूल करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की और विद्यालयों की स्थिति जर्जर है। और हम लोगों को ये बोलने में जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जब आरजेडी और जदयू साथ थी, भाजपा अलग थी, तब यही लोग सरकारी शिक्षा की स्थिति पर साइकिल से स्कूल जाती हैं गांव से, तब यही लोग शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे थे। मेरा अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं? अभिषेक जी महिला नहीं निकल सकती। मेरा अभिषेक जी यही कहना है कि जनप्रतिनिधि पहले जनता के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए भागलपुर की जनता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, पार्टी नहीं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो पक्ष में या विपक्ष में आपको आवाज बुलंद करनी है। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप बीजेपी पर भी उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार में वो शामिल है। आप मुझसे भागलपुर और बिहार की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम बिहार की बात करेंगे। नहीं बिहार की ही मैं बात कर रहा हूं। तो बीजेपी भी सरकार में शामिल है। आप कहते हैं कि बीजेपी ठीक है लेकिन जेडीयू कहां कह रहा हूं बीजेपी ठीक है? मैं तो बोल रहा हूं कि ये 2000 जब नीतीश जी और आरजेडी साथ में थी तब यही बोल रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था लचर कर दी है, और आज यही बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था लचर कर दी है। सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, युवा ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बताइए। ठीक है हमारा हेलो
सुना जा हेलो प्लीज, यही मेरा सवाल यही है सर, मेरा सवाल यही है कि हम लोग आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा सवाल यही है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा रोजगार स्थानीय मुद्दा नहीं है? नहीं है तो बताइए, नहीं है, है या नहीं है? सुना जा है या नहीं है? शिक्षा गजब बात कर रहे हैं। शिक्षा में तो हम लोग सर, हम लोग अच्छे लिसनर नहीं है। ये ओवरऑल सर्वे आपको बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल सर्वे वी आर नॉट। सवाल बताइए। लिसनर, यही सवाल है सर कि सिर्फ सुनने के लिए लोग नहीं, लिसनर ही नहीं हम लोग सुनते ही नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी डिसेबिलिटी हमारी ये है कि हम लोग सुनते नहीं, ना हमारे नेता सुनना चाहते हैं, ना हमारे विपक्ष के लोग। चलिए ठीक है, बताइए। ये छोड़िए। एनडीए की सरकार में हम ये पूछना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार में क्या डॉक्टर और पुलिस को लूटने के लिए दिया है, क्या भ्रष्टाचार बना दिया है? ठीक है, ये सवाल हो गया। चलिए बताइए, एक मिनट हम उधर भी आ रहे हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी के पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। बगल में एक सुल्तानगंज है, जो एनडीए की सुशासन डबल इंजन की सरकार 15 साल में एक 20 मीटर का गोरघाट पुल नहीं बना पाई है। और ठीक है, ये तो इनका हो गया सवाल। ठीक है, एक मिनट मैं पूछता हूँ, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वक्त रात में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। आपको लगता है कि एनडीए का ये दावा भी है कि हमारे शासन में ऐसा हुआ कि महिलाएं 9 बजे रात में भी खड़े होकर कहीं भी आराम से रह सकती? बिल्कुल नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित नहीं है। आप तो खुद खड़ी हैं। आपको लगता है कि इनका दावा गलत है? आप एनडीए वाले दावा करते हैं कि उनके सुशासन मैं कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण का मैं बात कर रही हूँ, महिला सुरक्षित नहीं है। अभी ले लीजिए, अभी नीतीश बाबू, सुशासन बाबू ने मंजू वर्मा को टिकट दिया। एक सोचिए कितना गलत काम करने वाली लेडीज को, उनकी पत्नी को क्यों? अच्छा, ये मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ है। 50% आरक्षण पंचायत में, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण कम है। कम है और कितना चाहिए? 50% चाहिए। इस देश में बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जो 35% भी आरक्षण दिया हो? जरा बता दीजिए। बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जो इतना आरक्षण भी दिया हो? कांग्रेस शासित नहीं, हमको संतुष्टि नहीं है, हमको 50% चाहिए। कांग्रेस शासित कोई प्रदेश बताइए जहाँ ये आरक्षण नहीं, हम लोग चाह रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये चाहती हैं। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है। एक सेकंड उनका जवाब देने दीजिए, उनका जवाब देने दीजिए। नहीं, उनका जवाब देने दीजिए हमको, उनका जवाब देने दीजिए हमको। महिला सशक्तिकरण के लिए एक करके बोलिए। हाँ बताइए। एक सवाल सर। हाँ, सबसे पहला, हाँ, स्मार्ट सिटी, हाँ, भागलपुर डेवलपमेंट, लोकतंत्र पर ब्यूरोक्रेट हॉबी है। आपने आरक्षण दिया, मैं मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन खैनी लटवाते थे अपने गाँव में, खैनी लटवाते थे अपने गाँव में, खैनी लटवाते थे, लेकिन लटवाते थे आरक्षण देकर जिस तरह प्रखंड में खैनी उठवाते थे, जूता उठवाते थे, क्या बोलेंगे ये ब्यूरोक्रेट की बात? खैनी उठवाते थे, खैनी लटवाते थे। आइए एक मिनट मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ। जरा आप बताइए कि अभी भागलपुर में एक मिनट थाने का बताइए, भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी का कोई विधायक नहीं। आप बताइए कि फिर भी भागलपुर की जनता निराश है, क्यों? इसमें बीजेपी दोषी है या कोई? एक मिनट सर, बीजेपी ने कहा था भागलपुर को उपराजधानी बनाएंगे, रेशमी नगर को मैनचेस्टर बनाएंगे, शिक्षा का माहौल बनाएंगे, अपराध घटाएंगे, रोड चकाचक होगा। भागलपुर, एक मिनट, आपके साथी हैं। मैं भागलपुर नगर निगम का पार्षद भी हूँ। और पूछिए, ये हाँ बताइए, भागलपुर स्मार्ट सिटी बनने के बाद एक काम बता दे, एक काम बता दे स्मार्ट सिटी में हुआ है तो हम लोग भी मान लेंगे कि नहीं स्मार्ट सिटी होना चाहिए। ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जहां पर आरजेडी के, जेडीयू के और कांग्रेस के विधायक हैं, उस जिले में कोई खुश क्यों नहीं? का फार्मूला हम बताते हैं। मंत्री किसको? एक मिनट सर, मंत्री सरकार किसको कहा जाता है? लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे, मंडल दिया, जो गरीब रथ दिया, ठीक है, एक सवाल बताइए, ट्रेन चलाया और एक से एक काम किया, और इसका मंत्री एक भी काम नहीं किया है सेंट्रल और राज्य का। मेरा सत्ता पक्ष के शमशी साहब से प्रश्न है
कि क्या नीतीश जी ने कौन बता 15 साल शासन करने के बाद नियोजित फोटो वायरल कर दें, फोटो वायरल कर दें, या फोटो वायरल करें, शिक्षकों के साथ अपमान करने का काम किया। ठीक है, शिक्षकों को अपमानित किया गया, ये सवाल है। शमशी साहब आप जवाब दीजिए, हम कुछ और सवाल ले लेते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, पहले जवाब ले। हाँ शमशी साहब, देखिए 15 साल पहले कुल 98,000 बहाली थी और 9 लाख बहाली हुई है, जिसमें 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। तो जहां 98,000 बहाली थी, एलजेपी कुछ तैयार बताइए। ये एक बड़ा मसला बन गया है रोजगार, जिसमें आरजेडी दावा। एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए। आप बोलिए ये क्या बोलेंगे? हाँ शमशी साहब, मुझे खाली राजेश वर्मा जी, दरअसल ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनका दावा है कि हमने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे 10 लाख रोजगार दे देंगे। अब आप पर चुनौती है कि आप क्या विकल्प देंगे। एक मिनट सुन लीजिए शमशी साहब, सुन लीजिए। हाँ रेल में चपरासी की आप चूंकि जमीन लिखवाते थे, ये क्या बोलेंगे? शमशी साहब एक मिनट, अच्छा सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जरा। शमशी साहब एक मिनट, हाँ बताइए। क्योंकि आपके विरोध में दोनों गठबंधन है और दोनों रोजगार को लेकर दावा कर रहे हैं। एक मिनट सुन, मैं पहले तो मुझे लगता है कि जब जनता इतनी अनुशासित है तो हम लोग को भी अनुशासित होना चाहिए। आप दोनों बोल रहे हैं, कुछ भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है एक करके बोलना चाहिए। और एक बात मैं किसी आप सवाल पूछिए। अरे सुन तो लीजिए, इनको सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मेरा एक मिनट, अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। जवाब मेरा, हाँ जवाब। आप उनकी बात का जवाब क्यों दे रहे हैं? आप शांत रहिए ना। अरे आप शांत रहिए, आप रुकिए। राजेश जी आप बोलिए। मेरा क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे एक चीज एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जवाब तो ले लीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो आप चुप रहिए, आप रुकिए। एक मिनट हाँ बताइए। मुझे इस तरीके से ना आप सवाल कर पाएंगे ना हम जवाब दे पाएंगे। क्या फायदा होगा? आप कितना भी चिल्ला लेंगे, मैं नहीं आऊंगा तो आपकी आवाज बातों को रखना चाहिए। क्या फायदा? ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, यहाँ है। इसीलिए मैं आपसे कतरनी चूड़ा दही खाइए। चलिए बोलिए। मैं खाली फिर क्यों आप बीच में बोल रहे? एक मिनट रुका जाए, सुना जाए खाली बात को। कि सबसे पहली बात तो ये कि जब ये सारे लोग, हम लोग यहाँ बैठे लोग जान रहे हैं कि हालात कैसे और क्यों। क्या मैं आज मेरी उम्र 30 साल की है, तो मैं 15 साल के बच्चे से यदि हम ये कहें कि 15 साल पहले तुम जो किए थे उससे ज्यादा अब हम बढ़ गए हैं, लंबा हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं, तो ये कोई बात थोड़ी है। आप बार बार इस बात को कहते हैं, चलिए आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं? 15 साल के नीतीश कुमार जी के राज को भी लोगों ने देखा। मेरा सवाल कि 15 साल पहले ऐसे था, 15 साल बाद ऐसा है। जी से भी है, अरे कंपेयर करना है तो और कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि हैं दोनों से बार सभी लोगों को आपने सुना होगा। राजेश वर्मा जी हैं, अच्छे सवाल पर आइए। हाँ सवाल पे यार, सब लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं आया है? आज राजेश वर्मा जी विधायक बनना चाहते हैं, मैं इनसे व्यक्तिगत सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आप करना चाहते हैं जो डिप्टी मेयर बन के आप नहीं? चलिए ठीक है राजेश वर्मा जी, बहुत छोटा। देखिए बिल्कुल मैं इनके सवाल का हो गया, मैं इनके सवाल का सम्मान करता हूँ इनको, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि डिप्टी मेयर और विधायक में जमीन और आसमान का फासला। एक डिप्टी मेयर का ओहदा संवैधानिक पद है, एक डिप्टी मेयर पार्षद से ज्यादा नहीं है। आप ही लोग कहते हैं ना कि पार्षद है,
तो एक पार्षद को एक विधायक से आप तुलना कर रहे हैं कि एक विधायक रहते हुए आप क्या कर सकते हैं। मैं ये करना चाहता हूं शमसी साहब, एक मिनट, मैं ये कह रहे हैं कि आप डिप्टी मेयर से विधायक क्यों बनना चाहते हो, मैं बता रहा हूं क्यों बनना चाहता हूं। जितनी मजबूती से मैं भाजपा में रहकर भी, यहाँ एनडीए में रहकर भी नीतीश कुमार जी और सरकार के खिलाफ 51 वार्ड में पानी के लिए धरना देने का काम किया, आपके अंदर हिम्मत है कि आप आपके लिए चुनौती बहुत दूसरी बात, एक मिनट और एक सेकंड और दूसरी बात, मैं इसीलिए विधायक बनना चाहता हूं कि जितनी मजबूती से यहाँ गरजता हूं उतनी मजबूती से सदन में जल्दी से इसीलिए यहाँ चुनौती खड़ी कर रहे हैं, बताइए, बहुत जल्दी बताइए। जितनी योजनाएं विकास की आई, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आई, तो बिहार की सरकार ने जो योजनाएं लाई उसका इम्प्लीमेंटेशन इन लोग नहीं करा सके। चलिए इनको पैसा चलिए, हमारे पास वक्त नहीं, सुनिए हमारे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ चाहूंगा कि यहाँ की जनता भागलपुर की एक बार मैं जोर से सुनना चाहता हूँ, जोर से अपनी जगह पर बताइए, मैं देखता हूँ किसकी आवाज बुलंद है। अब की बार किसकी सरकार, किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? बिहार झारखंड के साथ नमस्कार।